कहानी में एक महिला अधिकारी एसपी मैडम अपने दौरे पर जा रही थी। तभी वो रास्ते में देखती हैं एक सरकारी अस्पताल पड़ता है। उसी के सामने कुछ लोग एक व्यक्ति को बेहद ही बुरी तरीके से पीट रहे हैं। उन्हें देखकर एसपी मैडम वहीं रुक जाती हैं और वहीं जो उनके साथ थे उनसे बोलती हैं, इनको हटाओ। जैसे ही वो पीटने वाले व्यक्ति से दूर करते हैं तो वो जो व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ है, घायल व्यक्ति है, उसे देखकर एसपी मैडम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर कौन वो व्यक्ति था जो जमीन पर पड़ा हुआ था, पिट रहा था, और एसपी मैडम उसे देखकर आंखों में आंसू ले आते हैं। आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी को, कैसे ये कहानी शुरू होती है और क्यों ये मैडम एक पिटते हुए व्यक्ति को देखकर रोने लगती हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। यहाँ एक परिवार है। परिवार में पति पत्नी है। पति का नाम राकेश है, पत्नी का नाम नीतू है। दोनों ही पढ़े लिखे हैं। नीतू ने ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके बाद उसके पिता ने उसकी शादी कर दी है। पिता के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो एक संतुष्ट परिवार चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी कोई जॉब करे, बस पढ़ लिख ले, अपने घर के लिए, अपने बच्चों को संभाल ले। वो उनके लिए वही काफी था। उस लड़की की पढ़ाई को बंद करके उसे उसकी शादी कर दी जाती है। लड़की भी अपनी शादी में बेहद खुश रहती है और जो उसका पति राकेश है वो भी उसे बहुत प्यार किया करता है। जो भी नीतू बोला करती उसके सामने वही हाजिर किया करता, क्योंकि राकेश के पास खेत थे, उनमें फार्मिंग किया करता था। पढ़ लिख कर भी वो अपने घर पर ही रहा करता और बहुत पैसे उसके पास थे, कोई कमी उसके पास भी नहीं थी। जो सास ससुर थे उनको इतनी अच्छी बहू मिल चुकी थी जो उनकी सेवा किया करती, सारा दिन उनका ख्याल रखा करती और बहुत खुशी खुशी एक परिवार रहता है। एक दिन जो नीतू है उसकी एक दोस्त आती है घर पर और कहती है, कैसी है नीतू तू? देख, मैं तो आईपीएस बन गई। जैसे ही अपनी दोस्त को आईपीएस बने नीतू देखती है, नीतू को हैरानी होती है। दरअसल जो आईपीएस थी वो नीतू से भी कमजोर थी पढ़ाई में, जिस दौरान नीतू और वो लड़की पढ़ा करती थी। अब नीतू अपने पति से कहती, दोस्त थी वो मुझसे पढ़ने में बहुत कमजोर थी और आज देखो वो आईपीएस बन चुकी है। ऐसा हो सकता है तो मैं भी आईपीएस बन सकती हूँ ना? इस बात पर राकेश कहता है, क्यों नहीं, तुम तो बहुत होशियार हो, बन सकती हो। और बन सकती थी, क्या परेशानी हुई, क्या हुआ? तभी नीतू कहती है कि मुझे आईपीएस बनना है, मुझे एक रुतबे वाली जॉब चाहिए। इस बात पर राकेश कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत है, सब कुछ है, बस नहीं है तो एक रुतबे वाली जॉब नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो तुम मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही अपने पति राकेश की बातें नीतू सुनती है तो नीतू में मानो एक उम्मीदों का एक गुमार सा भर जाता है और वो बहुत ही मेहनत के लिए तैयार है। लेकिन अब उसे डर था कि उसकी सास मना कर देगी। लेकिन जब बेटा कहता है तो एक बार के लिए तो उसकी सास मुंह फुलाती है, लेकिन अपने बेटे की बात को नहीं दूर कर पाती है और मान जाती है। कहता है, ठीक है बेटा, मैं किस लिए काम आऊंगी, घर का काम मैं संभाल लिया करूंगी और बहू पढ़ लिया करेगी। अगर वो पढ़ लिख कर कुछ बनती है तो हमारे ही परिवार का नाम रोशन होगा। इस बात पर अब बहू भी खुश हो जाती है और अब नीतू पढ़ना शुरू करती है, क्योंकि उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे और शादी से पहले ही उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। तो उसने जो पढ़ाई है उसे 2 साल तक छोड़ दिया था। अब 2 साल का गैप था तो पढ़ाई को दोबारा शुरू करने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है और कुछ बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत होती है। वैसे ही नीतू को जरूरत थी और अब वो मेहनत करती है, रिवीजन भी करती है। लेकिन जब टेस्ट के लिए फॉर्म भरती है तो अब उसका प्री एग्जाम आता है और साथ साथ उसने अपना वो गैप भी कवर किया था और उसकी तैयारी भी की थी। तो इस वजह से उसका जो प्री है वो क्वालिफाइड नहीं हो पाता है। जब उसका प्री क्वालिफाइड नहीं होता है तो उसकी सास कहने लगती है कि बेटा अब तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें 2 साल घर बैठे हो गए और वैसे भी तुम्हारा घर के कामकाज में ज्यादा ध्यान रहता था, तो इसी वजह से अब तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तुम इन सब चीज को छोड़ो और अपने घर पर ध्यान लगाओ। उसकी सास जब ये बात कहती है तो उसका पति कहता है, कोई बात नहीं माँ, एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी इसने शुरू ही किया है और इस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे भी पता है, मैंने भी पढ़ाई की है, तो इसमें टाइम लगता है। धैर्य रखना हमारे सबसे पहला एक स्टेप होता है। इस बात पर उसकी माँ मुंह चढ़ाकर मान जाती है। अब धीरे धीरे वही समय चलने लगता है उसे और एक और बढ़िया कोचिंग में एडमिशन दिला देता है राकेश और नीतू अब लगातार कोचिंग करती है।
और बहुत मेहनत करती है और अब की बार में उसका प्री क्वालिफाइड हो जाता है। इस बात से उसे बहुत हिम्मत मिलती है। साथ ही साथ राकेश भी बहुत खुश होता है। लेकिन जैसे ही उसका मेन का रिजल्ट आता है तो अब की बार दोनों मायूस हो जाते हैं। लेकिन राकेश कहता है कि देखो नीतू, मैंने तुम्हें 2 मौके दिए, दोनों मौकों में कसर रह गई, लेकिन एक बार में तुमने नहीं कर पाई, लेकिन सेकंड टाइम में तुमने प्री कर लिया। लेकिन अब की बार तो तुम्हारा मेन भी रह गया, मेन 2 बार रह गया, तो अब तुम इस चीज को छोड़ो और आराम से घर रहो। इस बात पर नीतू कहती है कि आपने मेरा इतना साथ दिया है, मैं मेन को भी क्लियर कर लूंगी। कुछ मेरे डाउट थे जो अब मैं क्लियर कर चुकी हूँ। मैं उसी दिन से मेहनत कर रही हूँ और अब की बार मैं जरूर कर जाऊंगी। आप मुझे पढ़ने दीजिए। लेकिन अब की बार राकेश अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि नहीं, अब तुम्हें मौका मैं नहीं दे सकता। मैंने कई बार मौका दिया है, तुम्हारे बस का ये नहीं है। जब दोनों में इस बात पर कर्रम कर्रा होती है और दोनों में लड़ाई होती है तो राकेश नीतू पर हाथ उठा देता है और नीतू को यह हाथ उठाना बिल्कुल गवारा नहीं होता है। भली बुरी वो सब कुछ सुन लेती थी, लेकिन जैसे ही राकेश नीतू पर हाथ उठाता है तो नीतू अपने पापा को कॉल करती है और अपने मायके चली जाती है। जब वो मायके जाकर रहने लगती है, अपने पापा से कहती है कि पापा, उसने पढ़ने की वजह से मुझे मारा है। तो उसका पिता कहता है कि बेटा, उसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद है, तुम्हें जरूरत क्या है पढ़ाई की? तुम्हारा अच्छा खासा घर परिवार है, तुम क्यों इस जिद पर अड़ी हो? इस बात पर नीतू कहती है कि पापा, हमारे पास सब कुछ है, नहीं है तो सिर्फ रुतबा नहीं है जो मुझे खाकी वर्दी से चाहिए, इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। और मेरा ही नहीं, ये राकेश का भी सपना था, पर पता नहीं क्यों राकेश ऐसे बिगड़ गया है, नहीं मान रहा है मेरी बात। इस बात पर दोनों पापा बेटी बस सलाह मशवरा ही कर रहे थे कि इतने में ही राकेश की तरफ से तलाक का नोटिस आ जाता है। जब राकेश की तरफ से तलाक का नोटिस आता है, बार बार कहा जाता है कि तुम तलाक दो और अलग हो, तो इस बात पर नीतू को भी गुस्सा आ जाता है और नीतू उसे तलाक दे देती है। तलाक की एवज में जब जो रकम मुकर्रर की जाती है, उस रकम को भी नीतू नहीं लेती है। कहती है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पिता के पास सब कुछ है, और मैं जो तलाक ले रही हूँ वो अपनी मर्जी से ले रही हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। इस बात पर राकेश को अफसोस होता है, लेकिन बीते हुए वक्त को भूलकर वो आगे बढ़ जाता है और वो अपनी शादी कर लेता है। इधर वो अपनी शादी में मगन हो जाता है, उधर वो अपनी पढ़ाई में मगन हो जाती है। अब नीतू का पिता कहता है कि बेटा, अब तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करो और बहुत मेहनत करो, देखना एक दिन तुम्हारी पढ़ाई जरूर रंग लाएगी। और वो लड़की मेहनत करती है और अब की बार में वो मेन और इंटरव्यू दोनों को क्वालिफाइड कर लेती है। और अब उसका सिलेक्शन एक आईपीएस के पद पर तैनात होता है। उसका जो कैडर आता है वो लखनऊ में आता है, उसकी पोस्टिंग लखनऊ में होती है और लखनऊ में उसे एक आईपीएस का पद मिल जाता है। और अब वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने लगती है, बहुत खुश रहा करती है। लेकिन कभी कभी अपने पति की याद जब उसे आती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। धीरे धीरे यही वक्त निकल रहा था। अब एक दिन जब वो अपने काम से बाहर जा रही थी तो वो कुछ लोगों की भीड़ देखती है। उस भीड़ में देखती है कि एक व्यक्ति को लोग पूरी तरह से पीट रहे हैं, लात घूंसों से, डंडों से। वो व्यक्ति जमीन पर बेहोश पड़ा है। अब वहां पर वो महिला अधिकारी रुकती है और उस व्यक्ति को बचाती है। जैसे ही उसे बचाकर उठाते हैं तो वहां पर नीतू पहचान लेती है कि ये तो और कोई नहीं, मेरा पति राकेश है, जिससे मेरा 2 साल पहले तलाक हो चुका है। अब वो जानने की कोशिश करती है कि ये क्या गलत काम करने लगा या फिर इसने कुछ ऐसा कर दिया है कि इसका बचना मुश्किल है। अब वो उसे इन सब बातों को परे रखकर सीधे हॉस्पिटल लेकर जाती है, एडमिट कराती है। और जब तक उसे होश नहीं आता है, करीबन 2.5-3 घंटे बाद उसे होश आता है, तब तक एसपी मैडम वहीं पर तैनात रहती हैं। जैसे ही उसे होश आता है तो डॉक्टर साहिबा अंदर से कहती हैं कि उनको होश आ चुका है। अब एसपी मैडम अंदर जाती हैं और कहती हैं, राकेश, तुमने ऐसा क्या किया था जो लोग तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीट रहे थे? अब जैसे ही वर्दी में नीतू को राकेश देखता है तो राकेश अपने आंखों को नहीं रोक पाता है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और कहता है कि नीतू, तुम सही थी, मैं गलत था, मेरे जैसे मैं गलत था वैसे मेरे साथ सही हुआ और इसका मुझे भुगतान भी करना पड़ रहा है। तभी नीतू पूछती है कि क्या तुमने गलत किया? क्या तुम चोरी करने लगे हो या फिर लूटपाट करने लगे हो? इस बात पर राकेश हंसता हुआ कहता है कि नहीं,
ऐसा मैं कुछ नहीं करता, मैं तो बस अपने जीवन को जी रहा था। तुम्हारे जाने के बाद मम्मी ने कहा मुझसे काम नहीं होता तो मैंने एक लड़की से शादी कर ली। वो लड़की घर में रहती है और बात बात पर लड़ाई झगड़े करती है, चिड़चिड़ी रहती है, लेकिन फिर भी हम रहते हैं। अब वो गर्भवती हो जाती है, उसे बच्चा होने वाला था कि वो हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देती है। इस बात पर उसके घर वाले मुझ पर केस करते हैं, कहते हैं कि इसने हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रखा और इसी वजह से हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। तो हम मुझ पर वो ऐसा केस दायर करते हैं कि एवजिंग में 18 लाख रुपए की रकम मांग रहे हैं और ये मेरे साले और ससुर और ससुराल पक्ष से आए हुए कुछ लोग थे जो मुझे पीट रहे थे। इस बात को सुनकर अब नीतू मैडम को सब कुछ समझ में आ जाता है और कहती है कि भाई तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे, महिला का मामला है और उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, बच्चा भी नहीं है, तो जो पैसे वो तुम्हें मांग रहे हैं वो तुम्हें देने होंगे। इस बात पर राकेश कहता है कि मैं तो देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पैसे जहां फंसे हुए हैं वहां से 6 महीने में मिलेंगे और तभी मैं इनके पैसे दे सकता हूं। इस बात पर महिला कहती है कि ठीक है, जो महिला अधिकारी है कोई बात नहीं, ऐसा करो कुछ पैसे तुम मुझसे ले लो और इनको दे दो और जब तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम मेरे पैसे लौटा देना। तभी वो 18 लाख की रकम नीतू से लेता है और अपने उन ससुराल वालों को देता है और इस मामले को यहीं पर रफे दफे करता है। अब वो रहने लगता है। ससुराल वालों को जो सास ससुर हैं उनको जब पता चलता है कि एसपी जो है लखनऊ की वो हमारी ही बहू है, तो वो भी अपनी बातों पर बहुत पश्चाताप करते हैं। सोचते हैं काश एक मौका दे दिया होता तो आज हमारे घर में एक एसपी मैडम होती और हमारे घर का नाम होता, लेकिन हमारी तो किस्मत ही माड़ी थी जो हमने उस समय पर ऐसा फैसला ले लिया। इस बात पर राकेश भी बहुत पछताता है, क्योंकि जो नई बहू आई थी उस घर में वो किसी की भी केयर नहीं करती थी, ना ही माता पिता का ध्यान रखती थी, ना ही अपना ध्यान रखती थी और ना ही राकेश का ध्यान रखती थी। जब जब वो ऐसे काम करती थी तो उन सबको नीतू की बहुत याद आया करती, क्योंकि नीतू हर काम को बड़े ही मैनेज तरीके से किया करती, बहुत ही अच्छे से अपने घर को वो चलाती थी। बात बात पर सास ससुर जब अपनी उस बहू को याद किया करते तो राकेश कहता है कि आपकी बहू तो अब एसपी बन चुकी है और उसने अभी शादी भी नहीं की है। तभी उसकी सास कहती है कि बेटा बहू को मना कर ले आओ ना, हमारे घर की वो लक्ष्मी है, वो देवी है। तो इस बात पर राकेश कहता है कि ठीक है, आज बात करके देखता हूँ। और राकेश तैयार होकर एसपी मैडम के ऑफिस पहुंचता है और कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस बात पर नीतू कहती है कि तुमने ये भी नहीं जाना कि मैंने शादी की है, नहीं की है, मैं किसी और से प्यार तो नहीं करने लगी। इस बात पर राकेश कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी चीजों के बारे में जानकारी निकाली, तुम्हारे मायके से तुमने सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया और आज तक तुमने किसी से ऐसे घुल मिलकर बात तक नहीं की, सिर्फ अपनी कामयाबी की तरफ तुमने कदम बढ़ाया है। मैं जानता हूं तुमने अभी तक शादी नहीं की है। इस बात पर नीतू हंस जाती है और कहती है ठीक है, मैं पापा से बात करती हूँ। तो उसके पापा बार बार उसे कहा करते कि बेटा तुम शादी कर लो। आज नीतू खुद से फोन करती है और कहती है कि पापा मुझे शादी करनी है। तो उसका पिता खुश हो जाता है, कहता है बेटा ठीक है, बताओ लड़का कौन है, मैं जाता हूँ और रिश्ते की बात करता हूँ। तो नीतू कहती है कि पापा मेरे पति राकेश ही लड़का है, उनकी जो पत्नी थी उनका देहांत हो चुका है डिलीवरी के दौरान और उनका बच्चा भी उसी समय इस दुनिया से जा चुका है। अब मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर पिता भी मना नहीं करता है, कहता है बेटा ठीक है। और फिर उनकी धूमधाम से शादी कराई जाती है और आज राकेश और नीतू बहुत अच्छे से अपने जीवन में खुशियों से जी रहे हैं। ये थी कहानी एक एसपी मैडम की, जो अपने तलाकशुदा पति को अपनाती है, उसकी कई गलतियों को माफ करती है और अच्छे से जीवन में जी रही है। ये एक मिसाल कायम करती हैं, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां बदनाम होती हैं कि जब उनके पास सरकारी नौकरी आती है तो वो अपने जिससे शादी हुई है उसको भी छोड़ देती हैं। लेकिन ये जो एसपी मैडम है नीतू मैम, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि ऐसा नहीं होता, जिसके अंदर प्यार होता है वो ऐसे फैसले नहीं लिया करती है। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपकी राय से हमें बहुत हौसला मिलता है और ऐसी ही सच्ची और अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।